हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, ये मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मैथ्स का सेशन 2022 टू 23 वाला, तो वो कराने वाली हूँ। पेपर आपको पता है कि हम लोग शुरू कर चुके हैं और इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज हमारे को कहाँ से करना है? क्वेश्चन नंबर 33 से आज हमारे को करना है। जो 33 टू 36 वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इससे ऊपर के जो थे आपके पास वो 2 मार्क्स के थे, वो हम कर चुके हैं। जितनी भी वीडियोज़ है उनकी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है और चैनल पे आप देखिए तो आपको वहाँ से वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है? इफ़ √5 इज इक्वल टू 2.236 एंड √10 इज इक्वल टू 3.162 देन फाइंड द वैल्यू। आपको √5 और √2 की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको पहले ना हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 33। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ था 10 अपॉन में आपके पास था √20 प्लस का था आपके पास √10 माइनस का √10 था और यहाँ पर प्लस का ही √20 था। ठीक है, तो इसको सबसे पहली बात तो आप क्या करो, 2 बार √20 है तो उसको 2√20 लिख लो और माइनस का √10 लिख दो। अभी वैल्यूज़ को पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर 5 और 10 की ही वैल्यू दे रखी है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो √20 को आप क्या लिख सकते हो? अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैं यहाँ पर कर लूँ, ऊपर तो 10 है आपके पास, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको √4 इंटू में 5 अंदर, इसको √10 रहने दो क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको गिवन ही है। तो ये 10 हो जाएगा आपके पास, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 2। एक 2 पहले से ही है, 2 2 जो 4 √5 हो जाएगा, माइनस का आपके पास हो जाएगा √10। ठीक है, अब आप इसको पहले रैशनलाइज करो तो ये हो जाएगा 4 √5 प्लस में √10 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास 4 √5 प्लस में √10 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर 10 ये आ जाएगा 4 √5 प्लस में √10 हो जाएगा। नीचे आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी की। आइडेंटिटी लिख के ज़रूर आना, भूलना मत। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 √5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा √10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10 इंटू में 4 40, ये वाला √5 आप पे ऐसी है, प्लस ये हो जाएगा आप पे 10 √10, नीचे 4 4 जा 16, √5 का 5 हो जाएगा, √10 का 10 ही हो जाएगा। तो 40 √5 की जगह, अच्छा अभी इसको ना फिलहाल ऐसे ही रहने दो, आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो ना, तो पहले कॉमन ले लो यहाँ से। 40 और 10 में से देखा जाए तो 10 आपके पास यहाँ कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 4 √5 और यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना? 10 तो बाहर चला गया, सिर्फ √10 ही बचेगा। नीचे अगर आप देखो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप 16 में क्या करोगे, 5 को इंटू करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 80 आएगा, माइनस का 10 ऐसी है। √5 की जगह आप वैल्यू रख देती हूँ यहाँ पर, तो 2.236 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2.236 और 10 की है √10 की 3.162। ठीक है, यहाँ पर बचा 70, इसको मैंने इससे कट कर दिया तो 7 आ जाएगा। अब अगर मैं इंटू करूँ, 4 को इंटू करूँगी 2.236 से, वैल्यू पूरी लेनी है, आप आधी मत लीजिएगा, ये पहले ही आपको अप्रॉक्स में ही दे रखी है। 8.944 माइनस यहाँ आ जाएगा 3.162 अपॉन में यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 3.162 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.782 अपॉन में 7। अब इसको क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, तो 0.826 ये आपका आंसर। आपको वैल्यू ही तो निकालनी थी यहाँ पर, इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू आ गई। क्लियर? लेकिन अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एग्जाम में, आपको चॉइस दी गई है, एक और क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, इस पूरे को 1 के इक्वल करना है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो इसको यहीं कर लेते हैं, पहले अंदर इंटू कर देती हूँ, पार है तो ये हो जाएगा AB माइनस का AC। ठीक है, ऐसे नीचे यहाँ पर हो जाएगा आपके पास AB माइनस का BC, डिवाइड में रहने दो इसको। ये C है यहाँ पर, तो ये जो C है ये इस पे भी, x पे ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये हो जाएगा x का BC, x अपॉन यहाँ पर x की पार हो जाएगा आपके पास AC। सिर्फ मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें आपके पास बेस तो सेम है, तो आप क्या करो, इसको यहाँ पर जब आपके पास बेस सेम है ना, तो इसको
जब ये ऊपर जाएगा तो सारी पार इसकी नेगेटिव में हो जाएंगी ना, माइनस हो जाती है ना डिवाइड में पार। तो ये हो जाएगा x, यहाँ आ जाएगा ए बी माइनस का ए सी, माइनस का ए सी और प्लस का बी सी हो जाएगा ना अब ये। और ऐसे यहाँ पर कर दो, यहाँ देखो डिवाइड है तो मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ। x की पार ए सी ऊपर, ऐसे ही होता है ना, फ्रैक्शन में होता है तो डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई कर दो तो बाद वाला जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब जो जिससे कट हो रहा है, जैसे ए बी से कट हो गया है तो यहाँ बचा x माइनस का ए सी और प्लस का बी सी बचा। अब ये भी ऊपर ले गई मैं इसको, तो यहाँ आ जाएगा ए सी और माइनस का बी सी, फिर दोबारा बीच में मल्टीप्लाई है तो पार्ट्स को मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये तो सब कट हो गया, तो x की पार कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया, तो आपके पास आंसर आ गया है 1। यही आपकी राइट हैंड साइड है। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन था, 33। या तो आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा देखो एक सेकेंड, यहाँ पर प्लस है और यहाँ मैंने माइनस कर दिया है, तो आप इसको प्लस से कीजिएगा। एक बार करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन में। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को प्लस करके लिखो। मैंने गलती से इन दोनों को माइनस करके लिख दिया था, तो 8.944 में आप क्या करो, 3.162 को प्लस कर दो, तो ये आपके पास 12.106 आ जाएगा अपॉन 7। अब आप इसको 7 से डिवाइड करो, तो सभी जने करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो ये नहीं है कि यहाँ तक देखा माइनस में था और कमेंट में लिख दो, तो पहले आप देख लेना। सॉल्व करा दिया मैंने इसको, ठीक हो गया है यहाँ पर, तो यही लिखना है आपको। क्लियर? क्वेश्चन 33 क्लियर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन 34 पे। कह रहा फाइंड एनी 3 सॉल्यूशन, इसके 3 सॉल्यूशन निकालो। तो निकल जाएंगे, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1 है, तो इस क्वेश्चन को पहले यहाँ लिख लो। ठीक है, एक किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर 2x, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो गया। अच्छा y की वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाएगी, रहने दो इसको, -1 वहीं रहने दो, उसको मत चेंज करो। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 5y, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो ये हो गया -1 प्लस का 5y अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो सबसे पहली बात, आप y को कुछ भी रख लो। मैंने माना कि मैंने यहाँ पर y को क्या किया, 0 रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, केस 1। कितने, 3 सॉल्यूशन निकालने हैं ना, तो केस 1, तो -1 प्लस 5 इंटू में 0 हो जाएगा और अपॉन में 2, तो ये हो गया -1/2। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बॉक्स बना रही हूँ, उसको लिखती रहूँगी साथ साथ। ये आपको लास्ट में बनाना है, बिल्कुल जब सारे केस कर लेंगे। 3 वैल्यूज निकालनी है ना, 3 सॉल्यूशन, तो 3 केस करेंगे हम, ठीक है। y 0 है तो x की वैल्यू -1/2 है। अब केस 2 ले लेते हैं यहाँ पर। अब की बार क्या करें, y की वैल्यू को चलो 1 रख लेते हैं, तो x कितना आएगा आपके पास, -1 प्लस 5 इंटू 1, तो 5 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 5 अपॉन में 2। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में 2, कट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो अगर y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, ये केस 3, तो 3 सॉल्यूशन हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। अब क्या करें, y की वैल्यू को ऐसा करते हैं, अगर हम 2 लेंगे तो 9 अपॉन में आएगा, 3 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -1 प्लस 5 इंटू में y की जगह 3 और अपॉन में 2, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, -1 प्लस 3 5 जा 15 अपॉन में 2, तो 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा ना, 14 अपॉन में 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 7। तो y अगर 3 आएगा तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करने थे, आपको फाइंड करने थे एनी 3, तो आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो वैल्यूज मैंने पुट किया आप वही पुट करो। तो आपको पहले ये तीनों केस दिखाने हैं और उसके बाद ये नीचे आपको सोल्यूशन बॉक्स बना देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 और है यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमारे पास है 35 है। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एंड एम क्यू इज इक्वल टू एम आर, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू एंगल पी आर एम। देखो यहाँ आपको दो फिगर दे रखी है, आपसे कह रहा है कि जो ये पी क्यू है ना इस पी आर के बराबर है, जो ये पी क्यू है इस पी आर के बराबर है। दोनों फिगर में सेम चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। जो एम क्यू है वो किसके बराबर है आपके पास, एम आर के बराबर है। तो यहाँ भी जो एम क्यू है वो एम आर के बराबर है। प्रूफ क्या करना है, एंगल जो है पी क्यू एम ये वाला जो एंगल है किस वाले एंगल के बराबर होगा, इस वाले एंगल के। उसी तरीके से पी क्यू एम ये पूरा एंगल जो है ये पी आर एम इस पूरे एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ दो फिगर है तो दो केस बनेंगे, ठीक है। इसको हम अपना केस 1 ले लेते हैं और इसको हम अपना केस 2 ले लेते हैं। क्लियर है? तो पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले बात तो यहाँ पर गिवन लिखना है, ये दोनों में कॉमन लिखेंगे।
गिवन में आप लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू में पी आर है, और क्या लिखेंगे एम क्यू इज इक्वल्स टू में एम आर है। फिर आप अपना प्रूफ लिखेंगे, तो प्रूफ में आप क्या लिखेंगे कि जो एंगल पी क्यू एम है ना वो किसके बराबर है, आपके पास एंगल पी आर एम के बराबर है। क्लियर। अब अपना सॉल्यूशन हम यहाँ शुरू करते हैं। देखो आपसे कह रहे हैं जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है, तो जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब कि पी क्यू का अपोजिट एंगल ये वाला है पूरा आर वाला, और पी आर का अपोजिट एंगल ये वाला है पी क्यू वाला। होंगे नहीं होंगे? ये केस 1 में यहाँ पर करवा रही हूँ आपको। क्लियर है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल जो है पी आर क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, हमारा एंगल पी क्यू आर के बराबर। पर रीजन लिखना पड़ेगा। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम है आपके पास, है ना। तो वही मैंने यहाँ लगा दी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है। इसको मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान ली है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर अपना नीचे देखें तो हमको एक और चीज़ यहाँ पर गिवन थी, वो क्या था, जो हमारा एम क्यू है वो एम आर के बराबर है। तो इसका मतलब एम क्यू का जो अपोजिट एंगल है वो ये वाला एंगल है, ये छोटा सा जिसको मैंने शेड किया है, और एम आर का अपोजिट ये वाला है, तो ये भी अब इक्वल ही होंगे। तो इसका मतलब एंगल एम आर क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास एंगल एम क्यू आर के। रीजन में आप ये सेम ही रीजन लिख के आओगे जो हमने ऊपर लिखा है। इसको हमने अपनी इक्वेशन 2 मान ली। अब आप बिल्कुल ध्यान से इस फिगर में देखिए, अगर मैं इस पूरे वाले एंगल में से इस ग्रीन वाले को जिससे मैंने हाईलाइट किया उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगी तो यही एंगल तो बचेगा। उसी तरीके से यहाँ के पूरे एंगल में से ये वाला एंगल को माइनस कर दूंगी तो यही एंगल तो बचेगा, है ना। तो इसका मतलब हम बड़े में से छोटे को माइनस कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, एंगल पी आर क्यू में से माइनस कर दिया एंगल एम आर क्यू, और यहाँ पर हमने क्या किया, एंगल पी क्यू आर में से माइनस कर दिया हमने एंगल एम क्यू आर। तो हमारे पास कौन सा एंगल बचा, एंगल पी क्यू एम यहाँ बचा और एंगल पी आर एम यहाँ बचा। हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं हम अपने केस 2 पे। इसमें हमारे पास गिवन और जो प्रूव है वो आपको सेम वही लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अपने सॉल्यूशन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी वही देखो, अगर आपके पास पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल पी आर क्यू जो है वो एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 पर रीजन सेम वही लिखोगे जो हमने ये वाला लिखा है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एम क्यू जो है वो एम आर के बराबर है, तो फिर इसके अपोजिट एंगल भी मैंने यहाँ पर इक्वल लिख दिए। तो एम आर क्यू जो है वो बराबर कर दिया मैंने एम क्यू आर के। रीज़न वही सेम लिखोगे आप अपना जो हमने यहाँ पर लिखा था। अब अगर आप पी आर क्यू जो है इस वाले एंगल में अपना एम आर क्यू ये वाला एंगल को प्लस कर दोगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। पहले वाले केस में हमने माइनस किया है, पर दूसरे केस में अगर हम प्लस करेंगे तभी आएगा। तो बस अब यहाँ पर आप ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो पी आर क्यू प्लस एम आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास पी क्यू आर प्लस में एम क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू एम, इन दोनों को जोड़ोगे तो, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आपके पास पी आर एम। एक सेकेंड, अगर आप पी आर क्यू में इसमें, तो यहाँ आपके पास आएगा पी आर एम और यहाँ आपके पास आ जाएगा पी क्यू एम। हेंस प्रूव। ये थे आपके पास दो केस। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन 36 में। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन फिगर इफ रे आर ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस को ये बाइसेक्ट कर दिया है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो मेरा इक्वल होगा। एंड रे ओ टी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल किसको, क्यू ओ एस को। इसका मतलब मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में कट करना। उसके बाद एंड ओ आर जो है वो क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू ओ टी पे। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है ये मेरा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल है। प्रूफ मुझे क्या करना है, पी ओ क्यू ये मेरे कॉलिनियर है। कॉलिनियर तो वो पॉइंट्स होते हैं ना जो एक स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दूंगी तो हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। सबसे पहली बात आप यहाँ पर लिख लो कि आपको क्या क्या दे रखा है, गिवन प्रूफ अगर आपको सब चीज़ लिखनी है। हम अपने सॉल्यूशन से स्टार्ट करें।
आपको पता है कि जो ओ आर है वो आपका क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक एंगल को। तो पहले हम वही चीज़ लिख लेते हैं कि ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल जो पी ओ आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा एंगल आर ओ एस के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अपना एक एंगल निकाल सकती हूँ। जो ये वाला एंगल है ये आर ओ एस, ये कितना होगा मेरा एंगल आर ओ एस, वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, इस पूरे एंगल का, एंगल पी ओ एस का। हो जाएगा ना एंगल पी ओ एस का ये पूरा। क्लियर है? अब उसी तरीके से आपको यहाँ पर कह रहा था कि जो ओ टी है वो क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू ओ एस के। तो इसका मतलब अब मेरे ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कौन कौन से, एंगल एस ओ टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, टी ओ क्यू। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ, मैं यहाँ से अपना एक एंगल ये निकाल लिया, अब यहाँ से यही वाला एंगल निकाल लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये मेरा आर ओ टी पूरा मिला के जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ये मुझे यहाँ गिवन है, आपको लिखना है कि एंगल आर ओ टी जो है आपके पास 90 डिग्री है, ये आपको दे रखा है। ठीक है ना? तो अब मैं अपना अगर एस ओ टी निकालूं तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, वो मैं निकाल सकती हूँ, वो होगा हाफ एंगल एस ओ क्यू का। ठीक है? अब मुझे पता है कि जो मेरा एंगल आर ओ टी है वो किस किस के बराबर है, एक एंगल आर ओ एस के बराबर है प्लस एंगल आपके पास एस ओ टी के बराबर है। ये मुझे 90 डिग्री दे रखा है। तो अब आर ओ एस की जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर आर ओ एस की वैल्यू रख दी, वो है मेरे पास हाफ एंगल पी ओ एस, प्लस एस ओ टी की जगह मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी हाफ एस ओ क्यू। ठीक है? अब यहाँ से मैंने हाफ को कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर एंगल पी ओ एस प्लस यहाँ पर आ गया मेरे पास एंगल एस ओ क्यू। ये 90 है, इसको उधर लेके जाऊंगी 2 को, तो ये तो मेरा 180 बन जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर आ जाएगा एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल एस ओ क्यू। तो देखो पी ओ एस और एस ओ क्यू अगर आप एंगल्स देखो अपने, तो पी ओ एस ये पूरा एंगल है और एस ओ क्यू ये पूरा एंगल है। तो ये दोनों एंगल्स तो पहले भी लीनियर पेयर हुए ना, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी तभी तो लीनियर पेयर होंगे। तो हेंस पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, उसके बाद लिख देंगे। तो एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू फॉर्म अ लीनियर पेयर, हेंस पी ओ एंड क्यू आर कोलिनियर। क्लियर है? तो ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन था, 36। इसी के साथ आपके पास कौन से क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले कंप्लीट हो गए हैं। अब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपके पास यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट 37 क्वेश्चन है, कह रहा है इफ बोथ ए एंड बी आर रैशनल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन 37 को। तो आपके पास यहाँ पर दे रखा है √2 प्लस का √3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू में a माइनस बी अंडर रूट में √6। क्लियर है? अब आप क्या करो, इसमें रैशनलाइज करो, तभी आपके पास ये क्वेश्चन हो पाएगा। बिना रैशनलाइज के तो ये क्वेश्चन होगा नहीं आपके पास। ठीक है? चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिया मैंने √2 प्लस का √3 अपॉन में यहाँ लिया मैंने 3√2 माइनस का 2√3। रैशनलाइज करने के लिए प्लस वाले से रैशनलाइज कर दूँ मैं यहाँ पर। जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ना, उसको मैं एज इट इज लिखती रहूंगी। ठीक है? अब √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2 प्लस में 2√3 को, और √3 से भी इससे करेंगे 3√2 प्लस में 2√3 को, अपॉन यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी की। तो वो आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको लिख के आनी है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 3√2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर अंदर अगर आप इंटू करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू में 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2√6, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3√6, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू में 3। 3 3 जा 9, नीचे देखें तो √2 का 2 बन जाएगा, 2 2 जा 4 और √3 का 3 बन जाएगा। अब अगर हम आगे देखें, 3 2 जा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5√6 प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, माइनस 3 4 जा 12 हो जाएगा। क्लियर है?
तो 6 + 6 आपके पास कितना हो जाएगा, इजिकल टू में अभी आपके पास वो चल रहा है, वो मत भूलिएगा, तो उसको अब हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि अब उसकी वैल्यूज़ हमारे को चाहिएंगी। तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 5√6 और नीचे आपके पास आ जाएगा 6। और यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा था, a माइनस का b√6 साथ साथ चल रहा है। आपको इजिकल टू में ये लिखते रहना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको भी लिख देते हैं, पहले इसको दोनों को अलग अलग कर दो, तो 12/6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो वो 5√6/6 हो जाएगा, इजिकल टू a माइनस b√6 हो गया। कंपेयर करते हैं, तो ऑन कंपेरिजन तो इसमें अगर हम देखें तो ये तो आप कट करके 2 कर सकते हो, तो a की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, और अगर हम b की वैल्यू देखें तो वो आ रहा है 5√6/6 इजिकल टू में माइनस का b√6, √6 से √6 कट गया, b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस का 5/6। वैल्यूज़ निकालनी थी, दोनों वैल्यूज़ आपकी यहाँ निकल गई। क्लियर है, ये आपके पास क्वेश्चन है 37। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कह रहे हैं द हाइट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस आर एज फॉलोज। आपको हाइट दे रखी है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं। अब आपसे कह रहा है आपको यहाँ हिस्टोग्राम बनाना है इसका, तो चलो हिस्टोग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे हिस्टोग्राम हम अपना, यहाँ पर आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 130 से 140 ऐसे शुरू है, तो ये गैप्स आपके यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो एक जिगजैग आप यहाँ पर ऐसे बना दीजिएगा और उसके बाद शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 130, 140, 150, 160, कहाँ तक है देख लेते हैं, 190 तक है, तो 170, 180 और 190, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर्स देखें तो आपके पास 8, 18, 25, 4, 3 है, तो आप 2 का गैप लोगे तो भी चल जाएगा यहाँ पर, तो 2 का गैप ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 10 आपके पास, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 20। क्लियर है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात, आपने 2 की यूनिट ली है, तो एक्स एक्सिस पे आपने कितना लिया है, 10 का गैप लिया है, ठीक है। ये आपके पास है यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो यहाँ आप लिख दोगे अपना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर आपको हाइट है इन सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। वाई एक्सिस का आपका स्केल कितना है, वो है आपके पास 2 यूनिट का, और एक्स एक्सिस का स्केल आपके पास कितना है, वो आपके पास है कितना, 10 यूनिट्स का। चलो अब ड्रॉ करते हैं, तो 130 से 148 है आपके पास, तो मैंने यहाँ पर 130 से 140 लिया, तो ये रहा मेरा 8। हिस्टोग्राम है, बिल्कुल चिपका के ही बनाना है, गैप नहीं देना। देन 18 है आपके पास, तो 18, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 20 है, फिर 5 है, तो 20 एक और इससे ऊपर चला जाएगा आपके पास, देन 5, तो वो 4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है कहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 170 से 184 है, फिर 3 है, 170 से 180 आपके पास ये रहा 4, और उसके बाद यहाँ पर इनके 2 और 4 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, ये हो गया आपके पास 3। क्लियर है, तो ये था आपके पास, सिर्फ हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो, आपको बड़े वाले ट्राइंगल में से अगर आप छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, लेकिन आपको छोटे वाले ट्राइंगल में यहाँ पर बड़े वाले ट्राइंगल के लिए आपको ये साइड चाहिएगी। ये कैसे निकालोगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, है ना। तो इसको मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, जैसे यहाँ पर सी है, इसको मैंने नाम दे दिया, डी नाम दे दिया इसको, ठीक है। आपको कुछ भी दे सकते हो, तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो यहाँ देखा मैंने इन ट्राइंगल ए बी डी, तो इसमें मुझे पता है कि जो मेरा यहाँ पर एंगल डी है वो मेरे पास कितना है, 90 डिग्री का है। तो फिर मैं इसमें अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ और यहाँ पर ए बी का स्क्वायर निकाल लेती हूँ। पहले ए बी का स्क्वायर जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम अपना बी डी देखें तो वो 12 है और ए डी देखें तो वो 5 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 प्लस में 25, तो ए बी का स्क्वायर निकल के कितना आ जाएगा मेरे पास, 169। यहाँ से मैंने अपनी ए बी फाइंड कर ली, तो वो मेरे पास आ गई 13 सेंटीमीटर।
अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकती हूँ। मेरे को ए तीनों साइड्स पता चल गई, ये मेरे पास आ गई कितनी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ पर लेट किया है, जो ए है मेरे पास वो कितना है, किसी को भी मान लो, एक को 14, एक को 15, एक को 13 है ना, तो 13 14 15 मान लेते हैं। ए मैंने ये मान लिया, बी मैंने यहाँ पर 14 मान लिया और अपना सी मैंने यहाँ पर कितना मान लिया 15 मान लिया। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एस तो वो हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास 13 प्लस का 14 प्लस का 15 अपॉन में 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इन तीनों को प्लस कर दो तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, तो 1 + 1 2 3 4 42 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अपना अगर इसका हम एरिया निकालें तो वो हमारे पास होता है फॉर्मूला एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी हो जाएगा। तो एस मेरे पास कितना है 21, दूसरा है मेरे पास 21 माइनस 13 अब कर दूंगी, 21 माइनस का 14 कर देंगे और 21 माइनस का 15 कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम उसके बाद अपना यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा 21। अब 13 माइनस करोगे 21 में से तो आपके पास क्या बचेगा 8 बचेगा। अब 14 माइनस करोगे 7 बचेगा और यहाँ पर आपके पास 6 बचेगा। जिसको बाहर निकाल सकते हो निकाल देना। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 × 7, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2, ये 7 मेरे पास ऐसी है और इसको लिख सकती हूँ 2 × 3। तो सब चीज़ बाहर निकल जाएंगी आसानी से पेयरिंग करके। तो यहाँ पर ये 3 जो है ये बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया और 2 बार 2 बाहर आ गया। तो 2 2 जो 4 हो जाएगा और 3 7 जो आपके पास 21 हो गया और 2 2 जो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये 4 और 4 2 जो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकल गया। छोटे वाले में आप पाइथागोरस थ्योरम अपना हाफ बेस इंटू हाइट लगा के निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी की अगर मैं बात करूँगा, इसमें हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, वो निकल जाएगा हमारे पास हाफ बेस इंटू में हाइट। सब चीज़ हमारे को गिवन है। यहाँ पर क्या क्या गिवन है अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे को हाइट जो है वो 5 दे रखी है, बेस हमने यहाँ पर 12 ले लो, तो वो मेरे पास इसको इससे कट किया 6 आ जाएगा, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, तो वो यहाँ पर निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, आपने अभी जो एरिया निकाला वो कितना निकाला 84 और पहले वाला एरिया छोटे वाले का है 30, तो माइनस कर दो 4, 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39। इसी के साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन है। कह रहा है इन एन एग्जीबिशन एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ विद सेम मैसेज रिटन ऑन 2 ट्रायंगुलर पीसेज। इफ ईच पीस ऑफ क्लॉथ मेजर 60 60 एंड 20, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच मैसेज। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एक एग्जीबिशन में एक अम्ब्रेला बनाया गया, इसमें आपने 10 ट्रायंगुलर पीसेज लगाए हैं, ठीक है, जिनपे सेम मैसेज लिखा है रिटर्न ऑन 2 ट्रायंगुलर पीसेज। जो 2 पे लिखा है वो सेम ही है। अब आपसे वो क्या कह रहा है, अगर ईच पीस का जो कपड़े जिस कपड़े पे आपने लिखा है जो बनाया है जिससे वो 60 60 और कितना है 20, तो बताओ कितना क्लॉथ चाहिएगा हर एक के मैसेज के लिए। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे यहाँ पर हम इसको फाइंड करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 39 का और पार्ट है ये हमारे पास। तो फिर दोबारा इसमें हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि जो मेरा ए बी और सी है वो क्वेश्चन में 60 60 और 20 दे रखा है ना, तो उसको मैंने 2 को मैंने 60 मान लिया यहाँ पर और एक को मैंने क्या किया यहाँ पर 20 मान लिया। तो पहले मैंने अपना सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, तो वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 60 प्लस का 60 प्लस का 20 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 120 प्लस 20 140 अपॉन में 2, तो 70 सेंटीमीटर आ गया। अब मैंने अपना यहाँ पर एरिया फाइंड कर लिया, तो एरिया मेरे पास होता है यहाँ पर अंडर रूट ब्रैकेट में एस, एस माइनस का ए, यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस का बी और यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस का सी। अंडर रूट दोबारा लगाया, यहाँ पर आ जाएगा 70, फिर आ जाएगा 70 माइनस का 60, यहाँ पर आ जाएगा 70 माइनस का 60 और यहाँ आ जाएगा 70 माइनस का 20। ये वाला 70 ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर भी आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 50। इन दोनों 10 का एक 10 हम बाहर ले सकते हैं और यहाँ पर आपके पास देखो 70 × 50 है, उसको मैंने 7 × 5 कर दिया और ये 100 अलग कर दिया।
ठीक है ना। तो इसका भी एक 10 मैंने बाहर ले लिया और 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। ये नहीं जाएगा क्योंकि 7 और 5 दोनों ही मेरे प्राइम नंबर्स हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा रूट का 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्राइंगल का आपके पास एरिया निकल के आया है इतना, एक का ही निकला है ना। आपसे कह रहा था कितने आपने 10 ट्राइंगुलर पीसीस बनाए हैं इसके, कह रहा था हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड। तो क्लोथ यहाँ पर लिख देते हैं पहले, क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर, कितने थे हमारे पास फॉर ईच मैसेज ना, तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखो आपसे कह रहा था, उसने क्या किया, रिटर्न ऑन 2 ट्राइंगुलर पीसीस, 2 पे लिख दिया, एक आगे एक पीछे लिखा होगा ना, तो इसको 2 से ही तो इंटू करेंगे, गलती से भी इसे 10 से इंटू मत कर देना। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 200 और यहाँ आ जाएगा रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपके पास पेपर पूरा कंप्लीट। 39 क्वेश्चंस थे इसमें, तो चॉइस में 2 क्वेश्चन थे। अगर ऊपर वाला आता है तो ठीक है, आप नहीं तो नीचे वाला अटैम्प्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी डाउट हो, क्वेश्चन नंबर आज हमने कंप्लीट किया है अपना क्वेश्चन नंबर 29, हमने स्टार्ट किया था 33 से लेके हमने 39 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इनमें कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।